सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस का सीधा सीधा मतलब होता है कि समाज के वो लोग, समाज की वो कम्युनिटीज जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ हमें जस्टिस करना है। आई रिपीट, समाज के वो सेक्शन, वो कम्युनिटीज जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, हमें उनके साथ जस्टिस करना है। इट इज कॉल्ड एज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस प्रमोट करने के लिए इंडिया में हमने कौन कौन सी चीजें की हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। रिजर्वेशन सीट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, उसके बाद वुमेन और प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंडिया में सोशल जस्टिस, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंडिया में सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना है और साथ ही साथ इक्वालिटी भी इस्टेब्लिश करना है। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गाइडलाइंस भी दिए हैं कि किस तरीके से हमें ये सोशल जस्टिस और इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना है। ये गाइडलाइंस हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इस चैप्टर में मिलता है। याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 चैप्टर्स है। 25 चैप्टर्स में से जो चैप्टर नंबर 4 है, उस चैप्टर का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमारे देश में जब भी कोई सरकार पावर में आएगी, तो उनको कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जब भी आप लोगों के लिए काम करोगे तो आपको कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह भी लिखा हुआ है कि हमें अपने इंडिया में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करना है। और तब से, जब से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हम उस राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको समाज में सोशल जस्टिस जो है वो एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? रिमूव दोज सोशल कंडीशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस। समाज में अगर हमें सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश करना है, तो हमें उन कंडीशन को हटाना है जो इनजस्टिस का कारण बनी हुई है। एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल। और साथ ही साथ हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है। किस चीज के ऊपर? इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। हर किसी की डिग्निटी को हमें मेंटेन करना है। एग्जाम्पल, आज भी हमारे देश में अनटचेबिलिटी फॉलो की जाती है। क्या ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल का वॉयलेशन है? यस, दैट मीन्स अभी भी हमारे इंडिया में इक्वालिटी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या इस बच्चे के साथ सोशल जस्टिस हो रहा है? आप लोग इस क्लास में एसी में बैठ के आराम से अभी क्लास पढ़ रहे हो और ये बेचारा पत्थर तोड़ रहा है। दैट मीन्स हमें उसके साथ सोशल जस्टिस करना है। क्या महिलाओं को एजुकेशन के मामले में इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाता है? बहुत बार नहीं। क्योंकि अगर आप गांव में देखोगे, फैमिली के पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड पैसा है, तो घर पे लड़की का एजुकेशन जल्दी रुकवा दिया जाता है। और किसके एजुकेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है? लड़कों के एजुकेशन को। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें इंडिया में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी प्रमोट करना है, अनटचेबिलिटी को हटाना पड़ेगा। अनटचेबिलिटी मतलब पता है ना? कुछ सर्टन कास्ट के लोग, वो लोअर कास्ट में पैदा होते थे, इसकी वजह से उनको छुआ भी नहीं जाता था। अनटचेबिलिटी। चाइल्ड लेबर, ये भी सोशल जस्टिस के इक्वालिटी का वॉयलेशन है। वुमेन एजुकेशन, इक्वालिटी होनी चाहिए। हम्म। तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के जो प्रिंसिपल है, वो समाज से सारे टाइप का डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देना चाहते हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन बेस होए, कास्ट के ऊपर खत्म करना है। रिलीजन के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, खत्म करना है। लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, दैट इज ब्लैक और व्हाइट, आपका कुछ भी स्किन कलर और फर्क नहीं पड़ता। इन बेसिस पे अगर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमें हर टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। जब हम इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे, तब जाके इंडिया में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप रिच हो, पुअर हो, डजेंट मैटर। और साथ ही साथ हमें इंडिया के हर एक इंडिविजुअल को, चाहे उसका कोई भी जाति धर्म हो, फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट देना है। मतलब डेवलप होने के लिए हर किसी को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर जाति में अगर जन्म लिए हो, तो आपको एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं जाएगा।
या फिर आप एज अ फीमेल अगर आप पैदा हुई हो तो आपको फादर की प्रॉपर्टी में शेयर ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। समाज में इक्वालिटी और जस्टिस स्टैब्लिश करने के लिए हमें समाज के सभी लेवल पे काम करना पड़ेगा। लेकिन समाज के सभी लोग काम तो करेंगे, लेकिन इस दिशा में सरकार के उठाए हुए कदम काफी अहम रोल निभा सकते हैं। और इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि समाज में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाने चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए भी हैं। हम्म। अगर हमें अपनी डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाना है, इंक्लूसिव मतलब डेवलपमेंट की रेस में हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, हर किसी को डेवलपमेंट की प्रोसेस में इंक्लूड करना है। तो अगर हमें अपनी डेमोक्रेसी को सच में इंक्लूसिव करना है तो हमें हर कम्युनिटी को डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मतलब अगर मान लो ये नॉर्मल लोग चल रहे हैं डेवलपमेंट की रेस में और कुछ लोग हैं जो पीछे छूट गए हैं या फिर डेवलपमेंट की रेस से भटक गए हैं, तो हमें उनको फिर से मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो लोग डेवलपमेंट की रेस में पीछे छूट गए हैं, हमें उनको डेवलपमेंट की रेस में लाना पड़ेगा। हम्म। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग द डिफरेंट सेक्शंस इन अ सोसाइटी। अकोमोडेटिंग मतलब एक्सेप्टिंग। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है, आपके देश में अगर डाइवर्सिटी है, तो आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए और हर किसी को यूनिक और स्पेशल मानिए, और उनको भी डेवलपमेंट के बेनिफिट्स आपको पहुंचाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे तुम तो पर्टिकुलर जाति के हो, तुम तो पर्टिकुलर धर्म के हो, तुम्हें डेवलपमेंट नहीं मिलेगा या फिर सरकार तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर आप रहते हो तो कोई भी चीज को आप पीसफुली सॉल्व कर सकते हो, बैठकर बात करके नेगोशिएशन करके, और इसकी वजह से समाज में जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होते हैं। अगर आपने हर कम्युनिटी को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी, हर किसी का इक्वल डेवलपमेंट के ऊपर अगर आपने फोकस नहीं किया, तो एक पर्टिकुलर उस कम्युनिटी को चीटेड फील लग सकता है कि हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। और जब उनको लगेगा कि उनके साथ चीटिंग हो रहा है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उतर आएंगे कि नहीं? उतर आएंगे ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, कि किसी को भी ये ना लगे कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। एंड दैट इज वाई हमें हर किसी कम्युनिटी को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। जब डेमोक्रेसी में आप हर किसी को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करोगे तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे। यस और नो? तो इस डायरेक्शन में हमने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं वो देखना है। तो हमें ये तीन चीजें देखनी है। उसमें से पहला है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब हमारे देश में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट मतलब जो दलित कास्ट के लोग होते थे, आपको पता है ना, ब्राह्मण वैश्य, सॉरी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, इन लोगों को हजारों सालों से ना एजुकेशन का बेनिफिट दिया गया था, ना इनके पास पावर थी, ना इनके पास पहुंच थी, ना इनके पास प्रॉपर्टी थी। और इसकी वजह से ये डेवलपमेंट की रेस में काफी पीछे रह गए थे। और आजादी के बाद जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमने अचानक से बोल दिया कि अब तुम लोग भी इक्वल हो। लेकिन आपको लगता है कि हमने बस उनको बोल देने भर से कि तुम लोग भी इक्वल हो, वो इक्वल फील करेंगे? नहीं। हजारों साल से उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए हैं, इसकी वजह से वो लोग पीछे रह गए हैं। और वो लोग जिनको फेवर किया जा रहा था, पहले के जो तीन वर्णास है, वो तो डेवलपमेंट के रेस में काफी आगे चले गए होंगे ना। यस और नो? एंड दैट इज वाई आजादी के बाद हमने ये सोचा कि अगर हमें दलित कम्युनिटी को ऊपर उठाना है, मतलब एससी शेड्यूल्ड कास्ट बोला जाता है, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो हमेशा से जंगल या जंगलों के आसपास ही रही है, उन्हें कभी भी डेवलपमेंट के फ्रूट्स चखने का मौका ही नहीं मिला। और इसीलिए ये सोचा गया कि जब भी सरकारी नौकरियां निकलेगी तो हम कुछ सीट इन लोगों के लिए कंपलसरी रिजर्व करके रखेंगे, ताकि इन लोगों को भी जॉब्स मिल सके। बात समझ में आ रही है? तो आजादी के बाद हमने शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए 15% मतलब 15%, और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं उनके लिए 7.5% सीटें रिजर्व की है। इसका मतलब मान लीजिए अगर आप यूपीएससी एग्जाम देते हो और अगर आप एससी कैटेगरी से हो, तो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन अगर मान लीजिए 50% मतलब 90% पे हो रहा है,
तो एससी कैटेगरी के उसी बंदे का सिलेक्शन 85% पे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? इसका मतलब यूपीएससी जब 100 सीट्स अनाउंस करेगा तो उसमें से 15% सीट किसके लिए रिजर्व होगी? एससी के लिए। मतलब वो 15 सीटों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एससी स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या इसकी वजह से एससी और एसटी समाज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? यस। क्या वो डेवलपमेंट की रेस में इक्वल आने की कोशिश करेंगे? यस। और इसीलिए हमने कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी है। ये सीट हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्व रखी है और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। सरकार के जो आईआईटी, आईआईएम, एम्स जो होते हैं वहां पे भी उनके लिए 15% और 7.5% सीटें रिजर्व होती है। तो अगर किसी आईआईटी में मान लीजिए जनरल कैटेगरी का कोई बंदा 90% पे सिलेक्ट होता है, एससी कैटेगरी का बंदा 85% पे सिलेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इन लोगों के पास पैसे काफी कम होते हैं। तो हम लोग अभी जो है वो इस क्लास में एसी रूम में बैठ के आराम से यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं। और हो सकता है कि ये एससी या एसटी कम्युनिटी वाला बंदा तुम लोगों की तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो काफी गरीब है। तो हो सकता है वो सुबह 7 से लेके दोपहर के 12 बजे तक जेडपी के स्कूल में जाता होगा, म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में, जो आपको पता है कि कैसा होता है उसका क्वालिटी। और हो सकता है कि फिर वो 1 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक अपने पिताजी के साथ भाजी बेच रहा हो, क्योंकि अगर उसने वो भाजी नहीं बेचा तो आज घर उसके खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और इतना सारा एफर्ट मारने के बाद वो आपके तरह 90% तो नहीं ला सकता ना, तो फिर वो 80% लाएगा। और इसीलिए उनका कट ऑफ भी थोड़ा सा कम जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम इंडिया में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ डाउट? नहीं? तो हाँ, ये जो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन है ये उन सेक्शंस के लिए हमने रखी है जिनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा गया, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा गया बहुत लंबे समय तक, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग। और इसकी वजह से हमने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आईआईटी, आईआईएम, एम्स और गवर्नमेंट सर्विसेज यूपीएससी, एमपीएससी में हमने कुछ सीटें जो है वो रिजर्व रखी है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ये जो आदिवासी लोग हैं, और ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इनके लिए 15%, इनके लिए 7.5, और ओबीसीज के लिए 27%। ठीक है? इसमें कुछ भी डाउट है तो पहले पूछ लो। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। यस। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था, समझ लो, बहुत बार शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को वो बैकवर्ड होने की वजह से, लोअर कास्ट होने की वजह से बहुत बार उनको इस वजह से टारगेट किया जाता था क्योंकि वो बैकवर्ड है। बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को मतलब ऐसी ऐसी मतलब उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होते थे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। एग्जाम्पल, आज भी इंडिया में अगर आप लोअर कास्ट से हो, ये गुजरात और राजस्थान में बहुत मतलब देखा जाता है, आपको सुनकर हंसी आएगी। आज भी इंडिया में अगर लोअर कास्ट का दूल्हा घोड़ी चढ़ना चाहता है अपनी बारात लेकर जाने के लिए, तो उस गांव के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम तुम लोअर कास्ट के हो और तुम घोड़ी नहीं चढ़ सकते। बात समझ में आ रही है? आज भी लोअर कास्ट के लोगों को बारात लेकर जाने के लिए घोड़ी चढ़ना अलाउड नहीं होता। फिर क्या किया है? हमने ये एक्ट बनाया है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अभी उनको पता होता है कि ऐसा कुछ होता है तो फिर वो शादी के एक दिन पहले जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करते हैं। अभी समझ लो, वो लोग जो कहते हैं कि तुम लोअर कास्ट के हो और तुम घोड़ी नहीं चढ़ सकते और इसलिए हम तुम पे हमला करेंगे, बराबर, मतलब उनकी बात सही है। ठीक है, करना चाहिए, चलो मान लेते हैं, बराबर ना? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। यस और नो? हाँ या नहीं? अपर कास्ट लोग वही कह रहे हैं ना। तो फिर ये क्या करते हैं, अगर मैं ही वो दूल्हा हूं तो मैं आज जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाऊंगा, और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के बाद वो पुलिस स्टेशन आजू बाजू के 4-5 पुलिस स्टेशन से जितना हो सकता है पुलिस वालों को बुला लेती है। लगभग 200 पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर वो 200 पुलिस वालों के प्रोटेक्शन में वो पूरी बारात जाती है और वो शादी सक्सेसफुल होती है और वो दूल्हा घोड़ी पे ही बैठ के जाता है।
तो फिर उसी गांव के वो लोग जो दूसरे दिन उसके ऊपर हमला करने वाले थे, आज जब उनको पुलिस दिखते हैं तो तब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, तब वो कुछ नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब धर्म कब भ्रष्ट होता है? जब पुलिस वाले नहीं हो, और पुलिस वाले हो तो धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? नॉनसेंस हमारी सोच आज भी इंडिया के लोगों की। बात समझ में आ रही है? ये एक किस्सा है जो दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का मैंने बताया है, और तो बहुत कुछ है। बहुत बार इन्हें जातिवाचक गालियां दी जाती हैं। अरे तू तो इस जाति का है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इनकी लैंड इनसे जबरदस्ती छीनी जाती है, इनके घरों को जलाया जाता है। ये तो बहुत मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, सुन ही लो क्या होता है। बहुत बार इनके ऊपर पेशाब की जाती है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होते। बहुत बार इन्हें वो यूरिन ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया जाता है। एंड दिस इज ट्रू। इट मे साउंड लाइक अनरियलिस्टिक बट दिस इज द केस। ये हो रहा है, और आज भी इंडिया में बहुत जगहों पे होता है। 1980s 1970s में ये चीजें काफी बढ़ गई थी, और इसीलिए फिर इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट को कहा कि आप कोई कठोर लॉ बनाइए। और तब जाके गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इसको फेमसली 1989 में बनाया गया था। इसको फेमसली एट्रोसिटी बोला जाता है। एट्रोसिटी का मतलब जो भी अन्याय अत्याचार आपके ऊपर होते हैं। तो मान लीजिए मेरे साथ किसी ने जाति के आधार पे गाली गलौज की, तो मेरा एक ही काम है, सीधा पुलिस स्टेशन में जाना है, रिपोर्ट दर्ज करना है। जिसका नाम मैंने लिया है उस बंदे को डायरेक्ट उठा के पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा। और अब उस बंदे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये प्रूव करना है कि मैंने ये नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं ना, दलित लोग, तो इसकी वजह से इन लोगों के पास पैसे वगैरह नहीं होते वकील करने के लिए, तो फिर उस बंदे को अभी प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये नहीं किया है। तो प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? और इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। सीनियर लेवल का इंस्पेक्टर आता है आपको गिरफ्तार करने के लिए। छोटा कांस्टेबल नहीं चलता है। इतना सीरियसली हम इस चीज को लेते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या इस एक्ट के आने के बाद हमारे देश के दलित कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते होंगे? यस। अभी उनको पता है कि उनके साथ किसी ने भी गलत किया तो इस एक्ट के अंदर वो कंप्लेंट फाइल कर देंगे। बात समझ में आ रही है? क्या इससे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लाने में मदद मिलेगी? यस। ये सब होता है या? ये कोई पढ़ी हुई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है। अगर आपको झूठ लगती है मेरी बातें, तो बस गूगल पे जाके इतना सर्च करना कि दलित ग्रूम वॉज बीन अटैक्ड, बात खत्म। आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, और मैक्सिमम वीडियोस राजस्थान और गुजरात के मिलेंगे। क्लियर? फिर आपको कुछ ऐसे भी वीडियोस के रिकमेंडेशन आएंगे जहां पे उस दूल्हे की पूरी बारात पुलिस प्रोटेक्शन में जा रही है। बात समझ में आ रही है? हम्म। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है इंडिया में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को ये करने के लिए, क्योंकि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनके साथ जो भी इनजस्टिसेस हो रहे हैं हमें उसको रोकना था। और इसीलिए अगर आपको इस एक्ट के अंदर, मतलब अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया और आपको इस एक्ट के अंदर अगर पकड़ा जाता है तो फिर इसमें पनिशमेंट भी मिलती है। छोटा सा ही है, ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकली बताया मैंने आपको क्या होता है इस एक्ट में। ठीक है? उसके बाद लास्ट है प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब होता है कि आपके देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की संख्या काफी कम होती है। माइनॉरिटीज दो बेसिस पे होती है। एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के आधार पे, दैट इज आपके देश में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग काफी कम हैं। और दूसरी माइनॉरिटी होती है रिलीजियस माइनॉरिटी, दैट इज रिलीजन के बेसिस पे कि उस रिलीजन को मानने वाले लोग आपके देश में काफी कम है। इंडिया में 80% ऑफ द पॉपुलेशन, 80% जनता हिंदू है। सो हिंदू कम्युनिटी इज इन मेजोरिटी, और बाकी बची हुई 7 कम्युनिटीज माइनॉरिटीज में है। मतलब एक कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना है? 80%। और बाकी 7 कम्युनिटीज का पॉपुलेशन कितना है? 20%। कौन कौन सी 7 कम्युनिटीज हैं? बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम और जू। ठीक है? ये 7 कम्युनिटीज है, ये माइनॉरिटीज है। दुनिया का इतिहास ये कहता है कि जिस जिस देश में माइनॉरिटीज रही है उस देश में वहां की मेजोरिटी ने उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किए हैं। किस टाइप के अन्याय अत्याचार? मेजोरिटी हमेशा अपना
लैंग्वेज, अपना कल्चर उन माइनॉरिटीज के ऊपर थोपना चाहते हैं, और ये दुनिया का इतिहास रहा है। और इसीलिए हमें अपने देश में जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको सेफ फील कराने के लिए हमने उनको कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से सेफगार्ड दिए हैं? आप अपना धर्म फॉलो करना चाहते हैं, बेरोक टोक कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर फॉलो करना चाहते हैं, बेरोक टोक कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। और अगर आपको रोकता है तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अपने संस्कार पास ऑन करने हैं, उसके लिए आप अपने स्कूल कॉलेजेस बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो आप ये जो कॉन्वेंट स्कूल में जाते हो ना, क्रिश्चियन स्कूल में, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है, जो सिर्फ क्रिश्चियन बच्चों को एडमिशन देते हैं। 50% क्रिश्चियन और 50% फिर बाकियों को दिया जाना चाहिए। इंडिया में क्रिश्चियन बच्चे ज्यादा मिलते नहीं है, इसलिए मैक्सिमम बाकी के बच्चों को दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? हम्म। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी माइनॉरिटीज को भी कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड किए हैं। हम्म। उनको एजुकेशन में बूस्ट देने के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में बूस्ट देने के लिए सरकार कुछ का कदम उठाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। जो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस हो, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, आपका कलर जो भी है, लैंग्वेज के बेसिस पे और रीजन के बेसिस पे, इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में नहीं चलता है, क्योंकि इंडिया में हर किसी का जो स्टेटस है वो इक्वल है। हम्म। और फिर हमने माइनॉरिटीज को भी अच्छे से प्रोटेक्शन दिया है, ताकि उनके साथ भी इक्वालिटी हो सके, उनको भी फ्रीडम मिल सके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना इंडिया में कि आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से हो, अगर आप दाढ़ी बढ़ाना चाहते हो, टोपी पहनना चाहते हो, अगर आप अपना आ, पगड़ी पहनना चाहते हो, तो आपको अलाउड नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हर किसी को जो भी करना है करने का आजादी होना चाहिए। यस और नो? राइट, यस। तो हर किसी को फ्रीडम और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए कुछ सेफगार्ड्स बना के रखे हैं। उनके कल्चरल राइट्स को हमने प्रोटेक्ट किया है। और एजुकेशनल राइट्स मतलब अगर आप अपने खुद के स्कूल्स बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल, मुस्लिम लोग जो है वो मदरसाज बनाते हैं, वहां पे रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता है। क्रिश्चियन लोग जो है वो कॉन्वेंट्स बनाते हैं, जहाँ पे वो मतलब अपने जीसस के जो भी संस्कार है वो बच्चों में देना चाहते हैं। ये भी उनके लिए अलाउड है। बात समझ में आई? इसमें कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो। भेजे में जा रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? यस।